ये जो रिजल्ट है E2 माइनस E1 डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस वी हैव ऑब्टेन्ड यूजिंग गॉस थ्योरम. नाउ लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट. ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर लिखें तो E2 डॉट एन कैप का मतलब, E2 डॉट एन कैप का मतलब आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट. बिल्कुल दिख रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट है. और E1 डॉट माइनस एन कैप का मतलब कि अंदर वाले रीजन में नॉर्मल कंपोनेंट. तो E2 डॉट एन कैप का मतलब बाहर वाले रीजन में नॉर्मल कंपोनेंट, और माइनस E1 डॉट एन कैप का मतलब अंदर वाले रीजन का नॉर्मल कंपोनेंट है ना. अगर हम ऐसा लिखें तो हम लोगों ने क्या लिख लिया कि बाहर वाले रीजन में मतलब आउटसाइड द सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट, इसका मॉड, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर जो कंपोनेंट है उसका नॉर्मल कंपोनेंट, इन दोनों का सम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है बच्चों. ये आगे मैग्नीट्यूड का सम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है. अब अगर कंडक्टर की बात की जाए तो अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बात की जाए बच्चों, मान लो ये कंडक्टर है, ये अगर कंडक्टर है तो हम लोग को पता है कि इसके अंदर वाले फील्ड ही ज़ीरो होती है. अंदर जस्ट इनसाइड द सरफेस फील्ड ज़ीरो होगी. तो अगर फील्ड ज़ीरो होगी इनसाइड द सरफेस तो आउटसाइड सरफेस का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा बच्चों, वो यहाँ से अगर देखा जाए तो आउटसाइड में ही फील्ड होगा, और आउटसाइड में जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. ऐसा हम लोगों ने कर लिया, जबकि यहाँ पर सिग्मा इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या डेंसिटी है, उसके कारण ये सिग्मा की वैल्यू हम लोगों ने ऑब्टेन की है. अब मेरा ये कहना है बच्चों कि अगर हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें, मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ऐसा, अब यहाँ पर अगर चार्ज दिया जाए बच्चों तो अब तो इसके इधर भी फील्ड होगी, नॉर्मल कंपोनेंट हो सकता है, और इधर भी हो सकता है, इसमें टेंजेंशियल भी हो सकता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो E आउटसाइड, E आउट नॉर्मल है, और यहाँ पर जो E इन नॉर्मल है, इन दोनों का सम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है. तो अगर हम यहाँ से देखें क्या होगा, तो E आउट नॉर्मल प्लस E इन नॉर्मल इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा. अब अगर सिमेट्री हो, क्योंकि अगर बहुत इसको प्लेन सरफेस है तो दोनों तरफ इक्वल टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे. अगर ये प्लेन सरफेस हो तो इसके इमीडिएटली यहाँ पर और इमीडिएटली बाहर अगर सिमेट्री हो, तो सिमेट्री अगर मेंटेन्ड है बच्चों, तो ये आउटसाइड वाला कितना होगा, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये भी सिग्मा बाय 2. तभी तो ये अगर ये सिग्मा बाय 2 और ये, तभी तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा अगर सिमेट्री है तो. ये इंसुलेटर्स के लिए, इंसुलेटिंग कोई बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग अगर इंसुलेटर्स है या डाइलेक्ट्रिक्स है, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए ऐसा हो जाएगा, है ना. अगर डाइलेक्ट्रिक कोई थिन सरफेस है, वो चार्ज्ड है, तो उसकी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये ए पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बच्चों. आगे देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या है. शो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ ए चार्ज सरफेस टू द अदर. तो इसमें फिर से क्या होगा कि मैं एक ऐसा कोई एक सरफेस ले रहा हूँ, चार्ज सरफेस, मुझे पता नहीं कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, नहीं पता अभी, बाद में हम इसके केसेस लगा करके देखेंगे. अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसा कुछ लिया था कि ये ऐसी फील्ड है, ये ऐसी फील्ड, आर्बिट्ररी फील्ड मैंने ले लिया, और मैंने इसको 1 कह दिया था और इसको E2 कह दिया था. ऐसा यहाँ पर मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया था, लेकिन अभी गॉसियन सरफेस की बात ना करें हम लोग. अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके जस्ट एक काम करते हैं बच्चों कि अगर यहाँ पर किसी एक पॉइंट से, मान लो मैं किसी इस सरफेस पर ही चल रहा हूँ, ऐसा ये चार्ज सरफेस है, चार्ज तो वही भाई सिग्मा है इसका, इस लोकेलिटी में जो सिग्मा है उसकी वैल्यू हमें पता है, ये सिग्मा है. अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पर मैं कहीं गया ऐसे डीएल लेंथ, इधर इस वेक्टर को मैंने डीएल वेक्टर डिफाइन कर दिया, और
तो इतना ही आउटर सरफेस में, अगर इस सरफेस के जस्ट बाहर इतना मैं आता हूँ, मतलब एक लूप में मैं घूमना चाहता हूँ ऐसे, है ना, मतलब मैं डीएल जाऊँगा, थोड़ा हाइट में जाऊँगा, फिर डीएल नीचे आ जाऊँगा, तो ये पक्का है कि अंदर वाले अगर मैं डीएल इनसाइड को ये पॉजिटिव डीएल वेक्टर लेता हूँ, तो डीएल आउटसाइड को हमें माइनस डीएल वेक्टर लेना होगा, देखो कि उसके अपोजिट है ना। अब अगर मैं एक चार्ज को लेकर के इसके अलोंग चल रहा हूँ, कहीं ऐसे जा रहा हूँ, तो अगर मैं लाइन इंटीग्रेशन निकालूँ, अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रेशन लिखने जा रहा हूँ कि जो एक यूनिट चार्ज को अगर मैं पूरे लूप में लेकर घूमूँ, तो कंजर्वेटिव फील्ड में इसका वर्क ज़ीरो होना चाहिए। भाई कंजर्वेटिव फील्ड अगर है, सो दिस इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज्ड पार्टिकल इन ए लूप, एक लूप में मैं घूम रहा हूँ, तो भाई फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो लिखा है, तो एफ डॉट डी एक्स वर्क होता है, तो ये लिखा हुआ है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, है ना, टू मूव इन ए क्लोज लूप इनसाइड, मतलब अंदर और बाहर मिला करके घूमने पर, तो वो ज़ीरो आएगा, ऐसा होगा। तो अगर हम बात करें भाई कि अंदर वाली, तो हम लिखेंगे अंदर वाली को E1 डॉट डी एल कैप, और बाहर वाले जब आएंगे, अच्छा इस वाले सरफेस में इसकी थिकनेस इतनी कम है, सरफेस है जो ना वेफर थिन है, बहुत थिन है, तो अगर बहुत थिन है तो इसमें डीएल को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हाइट है इस एलिमेंट की उसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, तो बाकी जो होगा E2 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस E2 डॉट माइनस डी एल इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ से देखो क्या ऑब्टेन हो रहा है बच्चों, यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि E2 वेक्टर ये अगर हम देखें कि ये क्या है भाई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है डीएल है बच्चों, डीएल, ये जो डीएल वेक्टर है ये उस सरफेस के पैरेलल है, तो इसको लिखा जा सकता है E1 डॉट डीएल वेक्टर को मैं ले सकता हूँ डीएल कैप इंटू डीएल लेंथ, अरे लिख सकते हैं ना भाई, ये वेक्टर ही तो लिखा है, ऐसे ही प्लस E2, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस है ना, माइनस, तो माइनस E2 डॉट डी एल कैप इंटू डी एल इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो ये तो डी एल कैंसिल आउट हो गया, मान लो 0 से उधर ले जाकर मैंने कंपनसेट कर लिया, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेंजेंशियल कंपोनेंट, किसी वेक्टर का उसके टेंजेंट के लॉन्ग, सरफेस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होता है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है, हम लोगों ने ये देख लिया कि किसी सरफेस के, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के अगर हम बात करें तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ये E1 टेंजेंशियल, और जो यहाँ से इसका E2 टेंजेंशियल कंपोनेंट है बच्चों, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, उसकी अगर हम बात करें तो ये इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा बच्चों, ये इसकी वैल्यू बराबर आ रही है, क्योंकि देखो E2 टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू E1 टेंजेंशियल कंपोनेंट, ऐसा आ रहा है यहाँ से सीधा। ये जो है ना, ये E1 टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये E2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ना। तो यहाँ से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस है, जबकि जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से जंप कर जाता है, इतना डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। अब अगर कंडक्टर्स के लिए बात करें, तो कंडक्टर्स में अंदर E1 ही 0 होता है, तो जब E1 ही 0 होगा तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी 0 होगा, और इसलिए बाहर भी टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होगा। तो आउटसाइड जो है किसी भी कंडक्टर के आउटसाइड रीजन में
आउटसाइड रीजन में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है बच्चों वो ज़ीरो होता है। ये हम लोगों ने ड्राइव कर दिया।